कार्यक्रम राजधानी लाइव में सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर एक बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी के राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज की पैनी नजर। अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर, बॉर्डर पर कंटीले तार, किसानों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग, जिसके पीछे खड़े पुलिसकर्मी। कल 25 नवंबर को हरियाणा पंजाब सीमा पर कई जगह ऐसे ही नजारे देखे गए और अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने पीछे हटने से इनकार किया, तो आगे बढ़ते किसानों को रोकने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में देर शाम पानी की बौछारें की गई और इसके पहले अंबाला में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कड़ाके की ठंड में भीगने के बाद भी किसानों के कदम रुके नहीं। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। भारी संख्या में किसान अंबाला में पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र में भी उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, वैसे तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन से उन पर पानी की बौछार की। दूसरी ओर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा में 100 किसान नेताओं को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। किसानों ने रात में कुरुक्षेत्र के समाना बाहू में पड़ाव डाल दिया। कुरुक्षेत्र के समाना बाहू में किसानों ने लंगर लगाया और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों के साथ खाना खाया। दूसरी ओर पुलिस ने किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अगला नाका करनाल के तड़ावड़ी और नीलोखेड़ी में लगाया। ਜਿਹੜਾ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਣ ਦਾ ਰਜਾਈਆਂ, ਗਦੈਲੇ, ਗੱਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ किसानों के मना दे विच है कि जिन्ना चਿਰ साडी सरकार मंग नहीं। तो आपको बता दें, दिल्ली की तरफ किसान जो है वो अब भी बढ़ रहे हैं। हालांकि कल जो तस्वीरें सामने आई, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर, बॉर्डर पर कटीले तार, किसानों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग, जिसके पीछे पुलिसकर्मी भी खड़े थे। कल 25 नवंबर को हरियाणा पंजाब सीमा पर कई जगह पर ऐसे ही नज़ारे देखे गए और अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने पीछे हटने से इनकार किया, तो आगे बढ़ते हुए किसानों को रोकने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में देर शाम पानी की बौछार की गई और इसके पहले अंबाला में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कड़ाके की ठंड में भीगने के बाद भी किसानों के जो कदम हैं वो किसी भी तरह से रुके नहीं। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमा पूरी तरह से सील कर दी और भारी संख्या में किसान जो है वो आगे बढ़ते रहे। अंबाला में पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़े और कुरुक्षेत्र में भी उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और इसे भी तोड़कर किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली में आज किसानों का महाधरना है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। इधर हरियाणा में भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया गया और जिस तरह से कल जो तस्वीरें सामने आई, अंबाला में किसानों पर पानी की बौछार की गई, लेकिन फिर भी किसानों का जो काफिला है वो आगे बढ़ गया। क्या अपडेट है? क्या बड़ी संख्या में और भी किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं आज?
बिल्कुल, देखिए अगर किसानों की बात करें तो हरियाणा के किसान जो है वो कल दिल्ली कूच करने को लेकर मोहड़ा मंडी से आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। मोहड़ा मंडी से कुछ ही दूरी पर किसानों को पुलिस के द्वारा बैरिगेटिंग करके रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहले मोहड़ा मंडी के पास जो बैरिगेटिंग थे उसको किसान उखाड़ कर आगे बढ़ने में कामयाब हुए। उसके बाद कुरुक्षेत्र के पास किसानों को रोकने की कोशिश की गई और वहां पर भी जो किसान है वो बैरिगेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने में कामयाब साबित होते हुए नजर आए हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में ही रात को किसानों ने डेरा लगाया हुआ था और उसके बाद आज सुबह वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो आज वहां के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। पंजाब के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि पंजाब से जो हरियाणा जाने वाले रास्ते हैं उन पर हरियाणा बॉर्डर के ऊपर पुलिस की तरफ से भारी बैरिगेटिंग की गई है। साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। सरकारी मशीनरी का पुलिस वहां पर इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है ताकि पंजाब के किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। लेकिन इस बार किसान जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो खराब नहीं करेंगे, वो किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी तरह की किसी से हाथापाई नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली जाकर अपना शांतिमय विरोध प्रदर्शन जरूर दर्ज करवाएंगे और इसको लेकर चाहे उनको बैरिगेटिंग क्यों ना लांघनी पड़े वो इसके लिए भी तैयार हैं। और आज अब से कुछ देर बाद पंजाब के जो किसान है वो शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, ऐसे कई जो पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बॉर्डर बने हुए हैं उन बॉर्डरों के रास्ते से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे और केंद्र की मोदी सरकार की खिलाफत करते नजर आएंगे। केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों के विरोध में सीधे तौर पर किसान यही मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए और तकरीबन कह सकते हैं कि देश भर की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं और 6-6 महीने का राशन, लोकेश 6-6 महीने का राशन लेकर किसान जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में प्रवेश पुलिस ने नहीं करने दिया, अगर दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हुई और सरकार चाहती है कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना करें तो जहां पर भी अंतिम पड़ाव होगा, यानी जहां पर भी किसानों को पुलिस पूर्ण रूप से रोकने पर कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी, वहीं पर अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार किसान तब तक वापस अपने घर नहीं लौटेंगे जब तक इन कानूनों को लेकर केंद्र जो है किसान के मन मुताबिक कोई फैसला नहीं ले पाता। जी विनीत, हर एक अनाज के दाने में किसी न किसी किसान की मेहनत होती है। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, लेकिन आज वही अन्नदाता सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसा क्या बड़ा कारण है कि किसानों को आज गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? भारत में जो किसान एक ऐसी बहादुर कौम है जो हर तरह की विकट जो परिस्थिति होती है उसमें भी बिना हिम्मत हारे उनका डटकर मुकाबला करने का मादा रखता है। क्या लगता है यह संघर्ष अन्नदाता की आजादी का नया आंदोलन जो है वो कब तक जारी रहेगा? देखिए, इस आंदोलन की बात करें तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं होती। क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको किसानी को खुशहाली की तरफ लेकर आना है तो फिर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने का काम करें। अगर आपने वाकई में ही जो ये कानून बनाए हैं और ये कानून हितैषी हैं किसान के, तो फिर इसमें एक और कानून बना दिया जाए कि एमएसपी को लीगल कर दिया जाए। यानी अगर मंडियों में निजी कंपनियां आती हैं और वो किसानों की फसल को खरीदती हैं तो फिर उन पर यह कानून लागू हो कि अगर वो कंपनियां किसान की फसल की खरीद जो है एमएसपी से कम करती हैं तो फिर उस कंपनी के खिलाफ किसान को कहीं ना कहीं केस करने का अधिकार हो और सजा का प्रावधान हो। इसमें सरकार खुद सजा जो है वो सुनिश्चित करे ताकि एमएसपी का जो सिक्योरिटी है वो किसान को मिलती नजर आए, एमएसपी जो है वो खत्म होती हुई नजर ना आए। हालांकि एमएसपी केंद्र की मोदी सरकार तय करती है और इस वक्त 24 से 25 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, लेकिन अगर हम मंडियों की बात करें तो वहां पर जब भी फसल की खरीद शुरू होती है तो केवल 2 फसलें, गेहूं की फसल की बात करें या धान की फसल की बात करें, केवल इन 2 फसलों पर किसानों को एमएसपी दी जाती है। बाकी सभी की सभी जो 23 फसलें हैं उनकी खरीद एमएसपी पर होती नजर नहीं आती। और इस वक्त भी
अगर हम धान या गेहूं की खरीद की बात करें तो उसमें भी जो एजेंसियां आती हैं वो नमी के नाम पर एमएसपी में कटौती करती भी नजर आती हैं कि आपकी फसल में नमी है तो 200 रुपया या 300 रुपए के हिसाब से हर फसल में कटौती होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में किसान को अभी भी एमएसपी जो है वो नहीं मिल रही, और जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो मनमाने दाम पर वो कहीं ना कहीं किसान की फसल खरीदने का काम करेंगी। तो ऐसे में इसी बात का जो किसान को संशय है और इसी वजह से किसान लगातार ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि एमएसपी की सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा किसान ये भी मांग करता नजर आ रहा है कि एक जो कानून है जिसके अंदर यह प्रावधान है कि आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और जो प्राइवेट कंपनी होगी अपने मन मुताबिक आपसे फसल उगवा सकती है। तो ऐसे में ये अधिकार किसान को दिया जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है उसकी फसल का अधिग्रहण करती हुई नजर ना आए, क्योंकि अगर नुकसान हो कंपनी अगर किसान को पैसा देती है फसल लगाने के लिए, मौसम की मार या अन्य कारणों की वजह से अगर फसल का नुकसान होता है तो फिर उस कंपनी को यह अधिकार ना हो कि किसान की जमीन जो है उसका अधिग्रहण वो कंपनी कर सके। तो ऐसे में ऐसे कई और पॉइंट्स हैं जिनको लेकर किसान जो है इन खेतीबाड़ी कानूनों का बड़े लेवल पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो है वो अभी तक किसानों की सुनने को तैयार नहीं हो पाई है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन तीनों की तीनों बैठकें जो है बेनतीजा रही हैं और अब 3 तारीख को चौथी बैठक बुलाई गई है। लेकिन समझ से परे है इस बैठक का उद्देश्य भी, क्योंकि एक तरफ तो आज किसान जो है वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के साथ नोकझोंक होती नजर आ रही है, पुलिस किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इन सब के बाद इस बैठक का क्या औचित्य रह जाएगा? क्या केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांग के अनुरूप आने वाले समय में संशोधन कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब केंद्र पर दबाव बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि देश भर की 450 किसान जत्थेबंदियां जो है वो किसानों के साथ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन में उतर चुकी है और पंजाब और हरियाणा के किसानों को एक मजबूत बल अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी विनीत, किसानों को जमा होने से रोकने के लिए बीजेपी शासित हरियाणा में कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। क्या चंडीगढ़ से हरियाणा आने वाली बस सेवा को भी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे कि पंजाब से जो किसान है वो दिल्ली की ओर ना आ सके? हालांकि किसानों का जो काफिला है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि हरियाणा से पंजाब की तरफ जो बस सेवाएं शुरू की गई थी, हरियाणा के से पंजाब की तरफ जो बसें आती थी उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इसी तरह से अगर हम हरियाणा रोडवेज की पंजाब से हरियाणा की तरफ जाने वाली बसों की बात करें, उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। फैसला इसलिए लिया गया है ताकि रोडवेज के माध्यम से किसान जो हैं वो हरियाणा में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा बॉर्डर को जिस तरह से सील किया गया है, क्योंकि बॉर्डर को सील करने के लिए इनके द्वारा बैरिगेटिंग का नहीं, बल्कि अगर हम जो डिवाइडर की बात करते हैं, जो पत्थर के डिवाइडर बनाए होते हैं, उन डिवाइडरों को सड़क पर रखा गया। बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से रोड्स को ब्लॉक करने का काम जो है वो पुलिस करती नजर आ रही है, ताकि ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर ना आए। पुलिस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन एक याचिका जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी दाखिल होती हुई नजर आई है, जिसमें सरकार को, पुलिस को नोटिस जारी किया गया है कि आपने किस बिहाफ के ऊपर, किस अपराध के चलते किसानों को देर रात को उनके घरों से गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले पर भी आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जिसमें सरकार देखने वाली बात रहेगी क्या तर्क देती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इतने दमनकारी नीति के बाद, इतनी सख्ती के बाद भी किसानों का हौसला जो है वो पस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा और किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से आगे हरियाणा के किसान पहुंच चुके हैं। पंजाब के किसान जो हैं कुछ ही देर में बॉर्डर पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ उनका टकराव भी हो सकता है, क्योंकि किसान पूरा मन बना के आए हैं कि इस बार दिल्ली को घेर के रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जी विनीत, दिल्ली मार्च के लिए निकले जो किसान हैं वो खाने पीने का सामान और कपड़े जो है वो भी लेकर निकले हैं। किसानों की मंशा थी कि वे या तो ट्रैक्टर में रात गुजारेंगे या फिर नेशनल हाईवे के किनारे बने कैंप में ठहरेंगे। अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ जो ये किसान बढ़ रहे हैं, पीछे हटने से ये इनकार कर रहे हैं। पानी की बौछार की जा रही है और कड़ाके की ठंड में भीगने के बाद भी किसानों के जो कदम है वो रुके नहीं है। इस विरोध मार्च में कितने किसान जो हैं वो शामिल हैं?
देखिए, किसानों की बात करें तो हजारों की संख्या में लोकेश, हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है और कई जगह पर तो महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस प्रदर्शन का भी हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। वो अपने माता पिता के साथ जो हैं वो बढ़ चढ़कर केंद्र की मोदी सरकार की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का वो हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में आज किसान सड़कों पर है, ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं, पैदल जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं, या उनके पास जो अन्य वाहन है, चाहे गाड़ियों की बात करें या अन्य वाहनों की बात करें, सभी के सभी जो हैं वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके अलावा कलाकारों की बात करें, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, उनका पूरा समर्थन जो है वो किसानों को मिल चुका है और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को इस बार झुका के रहेंगे और जो इन्होंने फैसला लिया है केंद्रीय 3 कानून बनाने का, ये फैसला जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक सीधे तौर पर यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, चाहे इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे या फिर 6 महीने लगे। और 6 महीने का राशन लेकर सड़कों पर उतरे हैं किसान। जगह जगह कहीं ना कहीं किसानों की जो ट्रालियां हैं वो दिल्ली की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह उनके विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह किसानों के डेरे लगे हुए हैं और वहीं पर किसान खाना बनाते भी नजर आ रहे हैं। किसानों की पत्नियां जो हैं वो रास्ते में ही, सड़कों पर ही खाना बनाती नजर आ रही हैं ताकि जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बड़ा आंदोलन जो है वो यहां से खड़ा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, जिसकी चिंगारी पंजाब से शुरू हुई थी। जी विनीत, देश का जो अन्नदाता है वो लगातार संघर्ष करता नजर आ रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी करता नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी दिल्ली से मिल पाई है, जिस तरह से दिल्ली की सरकार है या दिल्ली पुलिस प्रशासन है, वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर जो हैं पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। हालांकि जो हालात लकी हरियाणा में देखने को मिले थे उससे ज्यादा हालात जो हैं वो दिल्ली के खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस फोर्स की पूरी तरह से तैनाती बॉर्डर एरियाज पे कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली को 5 नेशनल हाईवे जो हैं वो अन्य राज्यों के साथ जोड़ते हैं और इन 5 नेशनल हाईवेज के ऊपर किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में इन 5 एरियाज को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार कहती नजर आ रही है कि कोविड-19 की हालात यहाँ पर खराब है, इस वजह से किसी भी व्यक्ति को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को दिल्ली में प्रवेश करके जो प्रदर्शन है उसका अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में वहां पर फोर्सेस जो हैं वो भारी मात्रा में तैनात की गई हैं और ये भी अंदेशा है कि जो कह सकते हैं सेना की मदद भी दिल्ली जो सरकार है वो ले सकती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि अगर एक बड़ी संख्या में हुजूम जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तो पुलिस उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सेना की मदद भी ली जा सकती है। इस तरह की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन देखने वाला रहेगा, अहम दिन है। कुछ ही देर में हलचलें जो हैं वो बॉर्डर पर शुरू हो जाएंगी। कुछ ही देर में किसानों के काफिले जो हैं वो बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो इन बॉर्डर्स पर किस तरह के हालात है और कब मोदी सरकार जो है वो संजीदगी से फैसला लेती है ताकि इन आंदोलनों को बातचीत के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की जाए, बनिस्बत किसानों के ऊपर सख्ती करके या उन पे लाठियां भांज के। जी ठीक है, धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 482 मरीज संक्रमित पाए गए, तो वहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 4658 का हो चुका है। तो वहीं प्रदेश में अब शासन के आदेश के बाद साप्ताहिक बंदी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में दुकानदारों को सख्त आदेश दिए गए कि बंदी के बाद अगर दुकानें खुली मिलेंगी तो उनका तत्काल तौर पर चालान किया जाएगा। तो वहीं प्रतिदिन दुकानदारों को लेकर गाइडलाइन के तहत शाम के 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। कोरोना के मौत के आंकड़ों से वृद्धि होने पर प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में आ चुका है। मास्क न लगाने वालों पर बड़ी संख्या में लोगों का चालान जो है वो भी किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते दिन की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 482 मरीज संक्रमित पाए गए और वहीं मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।
एक दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब 4,658 का हो चुका है। तो वहीं प्रदेश में अब शासन के आदेश के बाद साप्ताहिक बंदी के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में दुकानदारों को सख्त आदेश दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों के साथ ही मरीजों की मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 482 नए संक्रमित मामले मिले हैं, तो वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है। क्या लगता है, सर्दी बढ़ने के साथ कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और ना केवल संक्रमित बल्कि मौत का जो आंकड़ा है अब कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी कर रहा है? निश्चित तौर पर लोकेश, जहां पर देखा जाए कि कोरोना के जो आंकड़ा था वो उत्तराखंड में घटता हुआ नजर आ रहा था। रिकवरी रेट काफी अच्छा था। 91% का जो रिकवरी रेट थे उससे कहीं ना कहीं सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ दिखती नजर आ रही थी। लेकिन अब ये सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वही कोरोना का आंकड़ा भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको बता दूं, 482 का आंकड़ा कल जो देर शाम रिपोर्ट आई है कोरोना की रिपोर्ट, उसमें 482 का जो आंकड़ा है वही मौतों के आंकड़े लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन प्रतिदिन की मैं अगर बात करूं, जैसा कि कल देर शाम जो आंकड़ा आया तकरीबन उसमें 12 मौतें आई हैं। इससे जी। पिछले दिन भी 9 मौतें हुई थी। लगातार ये मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक बनते जा रहे हैं। फिलहाल जो सर्दी का मौसम है, ऐसे में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बताया जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर बर्फबारी भी फिर से होने वाली है। काफी सर्द मौसम होता जा रहा है। ऐसे में लोगों की जो लापरवाहियां देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि बाजारों में जो भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी, लोग मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते अब प्रशासन ने बड़ी सख्ती के साथ ये पालन कराने की बात की है। कल देर शाम प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस तय की गई है उसमें अब जो साप्ताहिक बंदी है उसको लागू करने की बात प्रशासन की तरफ से की गई है। एसडीएमओ को ये लेटर भी दिए गए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि दुकानदारों का साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी किए गए। साथ ही जो 8 बजे तक शाम दुकान खुलनी है उसको लेकर भी आदेश जारी किए गए। 8 बजे के बाद अगर कोई दुकानदार अगर दुकान खोले मिलता है तो तत्काल उसका चालान किया जाएगा। तो तमाम सख्ती लगातार की जा रही है। कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है वो उत्तराखंड में काफी चिंताजनक है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं लोकेश। प्रतीक, सरकारी ही नहीं, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पताल हैं, उनमें भी मौत का जो ग्राफ है वो हर दिन बढ़ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो रही है। कई राज्यों ने अपने यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाकर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं, तो कहीं मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की जो रकम है उसे 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है। जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा। आगे यहां पर क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर लोकेश, जैसा कि लगातार जिस तरीके से सरकार की चिंताएं जो बढ़ रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती से सभी आदेशों का पालन किया कराना जाना बहुत चिंताजनक हो गया। ऐसे में सरकार लगातार नई गाइडलाइंस तय कर रही है। 5.0 की गाइडलाइंस के तहत जो जिस तरह की छूटें थी उनमें कहीं ना कहीं अब पाबंदी लगाते हुए दिख रही है। जैसा कि आपको बता दूं, सुबह जो दुकान का समय था उसको निर्धारित करने की बात की जा रही है। साथ ही साप्ताहिक बंदी जो पहले जो दुकानदार थे वो साप्ताहिक बंदी के मूड में बिल्कुल नजर आते ही नहीं दिख रहे थे। व्यापार मंडल के लोगों ने एक नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं साप्ताहिक बंदी की बात सर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आज से ही साप्ताहिक बंदी का एक नई गाइडलाइंस तय की गई है। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए जो मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से भी और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जो भी मास्क लगाता हुआ नहीं दिख रहा है तत्काल उसका अब चालान की बात की जा रही है। कहा जा सकता है कि अगर बड़ी संख्या में जो अगर मौत के आंकड़े, जो कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो जुर्माना राशि है मास्क न लगाने पर जो 500 रुपए है उसको बढ़ाने की बात भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 500 से ज्यादा अब 1000 की वृद्धि इस पर की जा सकती है। साथ ही तमाम जो तरह की जो बाजारों में जो हलचल देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं अब उसको रोकथाम के लिए तमाम प्रशासन की टीम भी अब लगातार काम करती नजर आ रही है। पुलिस विभाग की तरफ से
पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। पलटन बाजार जहां पर पिछले दिनों देखा जा रहा था, बड़ी संख्या में भीड़-भाड़ दिखती नजर आ रही थी, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं अब पुलिस प्रशासन तत्काल अब उस पर नजर बनाए हुए है और जो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करता हुआ नहीं दिख रहा है, उस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। लोकेश में दुकानदारों की अगर बात करूँ तो दुकानदारों की तरफ से जो खास व्यवस्थाएँ अगर कोरोना को लेकर की गई थी, तो सर जैसे कि गोल सर्कल बनाकर उनको दूरी पर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की जो बात की जाती थी या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्थाएँ अगर दुकानदारों के बाहर की जाती थी, उसका पालन करता हुआ जो नहीं दिखेगा दुकानदार तत्काल उस पर अब चालान किया जाएगा। तो जी। व्यवस्थाएँ लगातार अब सरकार करती नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं, जो भी लापरवाही करेगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी। प्रतीक, ताजा मामलों में सबसे ज्यादा 157 संक्रमित जो हैं वो देहरादून जिले में मिले हैं। क्या माना जाए, कोरोना के उफान के कारण उत्तराखंड पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और इसके अलावा क्या ठंड और जनता की जो बेफिक्री है उसका असर भी कहीं ना कहीं आंकड़ों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लोकेश, जैसा कि सर्दी का मौसम बढ़ता नज़र आ रहा है। अब ये जो पूरा अगर मैं आंकड़ों की उत्तराखंड के पूरे आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन ये 72,000 का ये आंकड़ा पहुँच चुका है, जिसमें अभी रिकवरी रेट है वो तकरीबन 66,000 लोग अभी रिकवर हो चुके हैं। तब लेकिन माना जा सकता है 4,600 के लगभग ये अभी एक्टिव केस है। सबसे ज़्यादा देहरादून की मैं अगर बात करूँ तो अब ये आंकड़ा एक्टिव केस है देहरादून का 1400 के ज़्यादा ऊपर निकलता नज़र आ रहा है। वहीं मौत का आंकड़ा भी देहरादून में सबसे ज्यादा है, जिसके बाद टेहरी हो या फिर पौड़ी गढ़वाल हो, सबसे ज्यादा आंकड़े उसके बाद टेहरी और पौड़ी गढ़वाल में। जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं वो काफी चिंताजनक बनती नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अगर देखा जाए तो पहाड़ों पे खास व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, जिसके चलते ये मौत का आंकड़ा और ग्राफ से लगातार जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर निगरानी के तौर पर देखे तो लगातार बैठक का दौर भी शुरू है। चाहे स्वास्थ्य निदेशक हो, वो लगातार इस पर बैठक करते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, लैबों की संख्याओं की लगातार बात की जा रही है बढ़ाने की, और बेडों की संख्या जिस तरीके से बढ़ाने की बात की जा रही है। मौसम लगातार परिवर्तन लगातार होता जा रहा है। बीती रात ही बारिश का मौसम हुआ है, कई जगह इलाकों में बर्फबारी भी गिरी है। ठंड का मौसम लगातार जो बढ़ता जा रहा है वो काफी चिंताजनक उत्तराखंड के लिए बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार पूरी गाइडलाइंस के तहत काम करने की बात की जा रही है। जो भी लापरवाही लगातार कर रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, तत्काल कार्रवाई की जाने की जरूरत भी है और कहीं ना कहीं लोगों को यहां पर जागरूक होने की भी जरूरत है। धन्यवाद प्रतीक पाठक, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आम जनता को
ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर साइबर संगवारी वाहनों को रवाना किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे। गृह विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, पंच, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बीट आरक्षक के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन फर्जीवाड़ा से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। साइबर संगवारी के माध्यम से आम जनता को बताया जाएगा कि अपने एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर किसी को ना बताएं। मोबाइल पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड किसी को ना बताएं। मोबाइल कंप्यूटर पर आने वाले किसी अनचाहे लिंक को क्लिक ना करें। एटीएम मशीन का प्रयोग करते समय किसी अजनबी की सहायता ना लें। ऑनलाइन खरीदी बिक्री के समय बिना जांच पहचान के रकम का लेन देन जो है वो ना करें। साइबर संगवारी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किसी अजनबी से सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर दोस्ती ना करें। OLX पर खरीदी बिक्री के समय एडवांस पेमेंट ना करें। गूगल में ऑनलाइन दिखाई देने वाले संपर्क नंबर पर कॉल करके मदद ना लें। तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा शुरू की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए साइबर संगवारी सेवा जो है वो शुरू की गई है। विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीणों को किस तरह से ऑनलाइन फर्जीवाड़ा से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बताते छत्तीसगढ़ पे लगातार जो ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया की बात की जाए या IAS IPS की बात की जाए, तो ये भी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एक साइबर सेल का गठन किया है। उसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साइबर वैन को, एक संगवारी जो है उसको हरी झंडी देकर रवाना किया, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिक्षिका, सरपंच, पंचायत और जो शिक्षाकर्मी होंगे और जो उसमें विद गार्ड होंगे वन विभाग के, इनके माध्यम से वो आम जनता को जागरूक किया जाएगा कि कोई भी हो अपने मोबाइल में जो पासवर्ड आएंगे, ATM के पासवर्ड हो या पेटीएम से हो या गूगल पे से हो, किसी प्रकार की अगर कोई खरीदी करता है तो उसमें जो कोड आता है वो कोड किसी को ना दिया जाए। और सबसे अहम बात देखा जाए तो जो ठगी के शिकार होते हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। इसलिए खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाएगा इस संगवारी पवन, माध्यम से। फेसबुक पर भी ऑनलाइन फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है, यानी अकाउंट का ही क्लोन, यानी कि उसके जैसा दूसरा अकाउंट बनाकर पहले कई जानकार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके बाद किसी दुर्घटना या कोरोना संक्रमण से पीड़ित जैसे इस तरह के मसलों के बारे में जानकारी देते हुए मदद की अपील की जाती है। और आजकल सोशल मीडिया पर तो बहुत से लोग एक्टिव रहते हैं, ऐसे में क्या सावधान किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये लगातार राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था कि कई पुलिस विभाग के अधिकारी, यहाँ तक कि खुद मंत्री शिव दहड़िया के भी नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनता है और अपने आप को शिव दहड़िया बताते हुए लोगों से मदद मांगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शिव दहड़िया के PA तक को मैसेज किया था, जिसके बाद ये लगातार मामला और तूल पकड़ लिया था कि मैं कोरोना पीड़ित हूँ, मैं दिल्ली के एम्स में भर्ती हूँ करके लगातार इस तरह से 50,000 से 1 लाख रुपए की मांग करते हैं ताकि मैं 2 दिन 3 दिन में वापस कर दूंगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय सख्त एक्शन पे आया था और लगातार इस पे कार्रवाई करते रहा है। लेकिन अब ये देखने को मिलेगा कि जो साइबर संगवारी का लोकार्पण हुआ है, ये कितनी अहम कारगर साबित होती है अब ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या लोगों को जागरूक करने में कारगर साबित होगी। पवन, वहीं बैंक धोखाधड़ी जो है उसके मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी ये जो मामले हैं वो कम नहीं हुए। जो ठग हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेकर उनकी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उसे लूट कर लेकर जा रहे हैं। इस तरह की ठगी से बचने के लिए ग्राहकों का जागरूक रहना कितना जरूरी हो गया है और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से बचा जा सके उसके लिए सतर्क रहना जो है वो कितना जरूरी है, जिससे कि इस पर रोक लग सके। जी बिल्कुल, बता दें साइबर संगवारी के माध्यम से इन्हीं
चीजों की जानकारी दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अधिकतर देखने को मिला है एटीएम कार्ड से होकर अनजान आदमी से जो अपना एटीएम चलवाते हैं, तो एटीएम कार्ड बदल दिया जाता है। तो अधिकतर ये कहते हैं कि वहाँ पर जो एटीएम कार्ड में जो गार्ड रहता है, उस गार्ड की मदद लीजिए, नहीं होता तो वहाँ के मैनेजर से मिलिए। और ऑनलाइन जो ठगी का सबसे अहम बात ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो खरीदी की जाएगी तो पहले से कोई एडवांस पेमेंट ना दिया जाए। अधिकतर देखने को मिला है कि ऑनलाइन खरीदी के माध्यम से सबसे ज्यादा शिकार हुए, या फेसबुक में जो विदेशी लोगों से जो दोस्ती हुई है, जी। या इंस्टाग्राम पे हो, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ये दोस्ती करके विदेश से सामान भेजने की बात करते हैं, और एयरपोर्ट में कस्टम के नाम पे लाखों रुपए की ठगी करते हैं। यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर जी। साइबर से सेलेक्शन मोड पे है। और सबसे बात अब ये देखने को होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कारगर साबित होती है, सफेद हाथी के रूप में साबित होगा। बिल्कुल, तो ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है और सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। धन्यवाद पवन ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जो कि दिसंबर तक जारी रहेगी। समारोह में शामिल होने वालों की संख्या जो है वो तय की गई है। गाइडलाइन में लॉकडाउन की बात करें तो लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है वो भी यहां पर लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के प्रतिदिन 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह रही और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जो है वो जारी हैं। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती है। तो कोरोना के जिस तरह से मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जो है उसे जारी कर दिया है, जो कि दिसंबर तक जारी रहेगी। इस समारोह में शामिल होने वाले की संख्या जो है इसमें तय की गई है। गाइडलाइन में लॉकडाउन की बात जो है वो नहीं की गई, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के प्रतिदिन 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह रही और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जो है वो जारी रहेगी। तो आपको ये भी बता दें, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस नई गाइडलाइन के मुताबिक घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर जो पाबंदी है वो जारी रहेगी। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के हर रोज 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ संक्रमण फैलने की बड़ी वजह रही और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जो है उसे जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन में लॉकडाउन की बात तो नहीं की गई है, लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है क्या?
देखिए, बिल्कुल दादी, जिस तरीके से अब नई गाइडलाइन की जो बात चल रही है, तो वो कहीं न कहीं 1 दिसंबर से लागू होगी और 31 दिसंबर तक ही चलेगी। यानी कि जो गाइडलाइन अभी तक अनलॉक के अंदर अभी चेंज नहीं की गई थी, अब वो चेंज करने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं अब बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से दशहरे के टाइम पे या फिर कहें दिवाली के फेस्टिवल की वजह से कहीं न कहीं जो लोगों को छूट दी गई थी, वो लोगों ने कहीं न कहीं उसका गलत मतलब निकाल लिया और शायद बाज़ारों के अंदर इसीलिए भीड़ उमड़ पड़ी और इसी को ले मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, वो ही कारण है जो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ाने के लिए। मगर बात करें जिस तरीके से अब सरकार ने यानी कि गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन कहीं न कहीं 1 दिसंबर से लागू होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। मगर इसके अंदर एक चीज़ और स्पष्ट है, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि राज्य सरकार सख्ती से पालन करे इस नई गाइडलाइन का। यानी कि अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से सख्ती से पालन किया जा रहा था, वो शक्ति दोबारा से लागू रहेगी और कहीं न कहीं जो छूट दी जा रही थी, वो छूट अभी नहीं दी जाएगी इस लॉकडाउन इस गाइडलाइन के हिसाब से। मगर राज्य सरकारें इसके अंदर फेर-बदल कर सकती हैं, ये राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बात करें धार्मिक स्थलों की और यानी कि पॉलिटिकल स्थलों की या फिर कहें कहीं-कहीं शादी-ब्याहों की, तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर राज्य सरकारें अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए घटा-बढ़ा सकती हैं। मतलब अगर 50 की अभी जो शादियों के अंदर छूट दी गई है 50 व्यक्तियों की, वो 100 भी किए जा सकते हैं, मगर 100 से ज़्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। अगर घटानी है, तो राज्य सरकार इसके अंदर घटा सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से अब नई गाइडलाइन के अंदर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया राज्य सरकारों को, यहाँ तक कि हर इस कस्बों को कि आप लोग सख्ती से पालन करेंगे ताकि लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। मगर जी लोग बाग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पनिशमेंट भी जारी किया गया है। जी। राजीव, इस नई गाइडलाइन में क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में किसी तरह की पाबंदी जो है वो लगाई गई है? और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए क्या किसी तरह की कोई अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल समझिए, एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए वो गाइडलाइन के अंदर ज़रूर है, मगर इसके अंदर सिर्फ़ कह सकते हैं जो कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है, यानी कि जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उसको ही फ़ॉलो किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति बॉर्डर पार करेंगे, तो उनके पास कोविड की यानी कि रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट जब तक होगी, उसको अंदर से बाहर जाने की परमिशन है, यानी दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन है और बाहर से अंदर आने की परमिशन है। मगर बात करें और राज्यों की, और राज्यों के अंदर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि नई गाइडलाइन के हिसाब से यही एक स्पष्ट है, क्योंकि बॉर्डर से अगर कोई दूसरे राज्य के अंदर आता है, तो उसको कोविड की रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। अगर कोविड की रिपोर्ट ज़रूर नहीं है उस व्यक्ति के पास, तो बॉर्डरों पर भी टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वो वहाँ से टेस्टिंग करवा सकता है, मगर कुछ समय ज़रूर लगेगा उसका। अगर वो टेस्टिंग की प्रक्रिया करवा लेता है और उसके अंदर पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, यानी कि नेगेटिव पाया जाता है, तो ही उसके अंदर दूसरे राज्य के अंदर जाने की परमिशन होगी। अगर पॉजिटिव पाता है, तो कहीं न कहीं उसको अस्पताल में जाना होगा या फिर जो इलाज की प्रक्रिया है, वो अपनानी होगी। मगर नई गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकारों को अब सख्ती से पालन करना होगा। अगर वो सख्ती से पालन नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहीं न कहीं कुछ सख्ती से ऑर्डर करने के लिए फॉलो भी कर सकती है। मगर राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा हुआ है, राज्य सरकार किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालती है, यानी कोरोना पेशेंटों की गिनती को कंट्रोल कर पाती है। जी। राजीव, जिस तरह से सरकार का जो ध्यान है वो कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है, तो वहीं कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए, इसके लिए जवाबदेही जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी? और जो सर्विलांस टीम है, क्या घर घर जाकर निगरानी कर रही है, जिससे कि कोरोना मरीजों का जो उपचार है वो हो सके और सुविधाओं के साथ तत्काल हो सके? चीज तो स्पष्ट है, नई गाइडलाइन के हिसाब से ये जरूर कहा गया है, जो टीचरों को जो लगाया गया था, यानी कि सर्वे के लिए, यानी घर घर जाकर
सर्वे करना है कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, अगर टेस्टिंग की प्रक्रिया हुई है, नहीं हुई है, ये सारी सुविधाएं यानी कि ये सारी प्रक्रिया इस नई गाइडलाइन के अंदर भी फॉलो की जाएगी और मगर सख्ती से फॉलो की जाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है राज्य सरकारों को कि वो तमाम सारी जानकारी जुटाएं ताकि कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सके। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, वैक्सीन अभी भी लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन कब तक आएगी और कैसे मिलेगी उन तक, मगर सरकार अभी भी कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया आने वाले अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है, जो इंडियन वैक्सीन है वो आ सकती है, क्योंकि उसकी ट्रायल प्रक्रिया चल रही है, आखिरी चरण पर चल रही है और लगभग लोगों को मिलनी भी शुरू हो जाएगी, मगर अगस्त के बाद में ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि अभी तक गृह मंत्रालय कोशिश जरूर कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सूचना जरूर दी है कि जनता तक कि हाँ वैक्सीन तैयार हो चुकी है, वैक्सीन मिलेगी, मगर थोड़ा सा समय लगेगा। उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर ये यूज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वैक्सीन आएगी उससे पहले यही एक उपाय है जनता को अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। मगर बात करें नई गाइडलाइन के हिसाब से जो 65 साल से जो ज्यादा के लोग हैं या फिर 10 साल से कम के यानी बच्चे हैं, उनको खास हिदायत दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले, कोई आवश्यकता पड़ती है तो ही बाहर निकले, वरना घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। जी ठीक है राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुंबई के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को साइड करके कतार में खड़ा किया जा रहा है। कुछ समय के अंतराल में कई ट्रेनों के आगमन के बाद स्टेशन पर भारी भीड़ लग गई। लोगों को जल्द अपने घर पहुंचना था, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक जांच जो है वो पूरी नहीं होगी उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ ट्रेनों के यात्री 3 घंटे से कतार में रहे जिनकी जांच नहीं हुई थी। बीएमसी की तरफ से जांच के लिए लगाई गई टीम कम पड़ रही है। ज्यादातर यात्रियों को ऑक्सीजन लेवल चेक करते हुए छोड़ा जा रहा है। बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना से प्रभावित दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से मुंबई आए यात्रियों की बीएमसी मेडिकल टीम द्वारा जांच की गई। जांच में 10 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि मुंबई में देर रात आने वाली ट्रेनों से आए यात्रियों की जांच बाकी थी। बीएमसी ने मुंबई के 6 रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों की स्क्रीनिंग की जांच की व्यवस्था की है। पहले दिन इन स्टेशन पर 20,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। तो महाराष्ट्र के मुंबई के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को साइड करते हुए कतार में खड़ा किया जा रहा है और कुछ समय के अंतराल में कई ट्रेनों के आगमन के बाद स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोगों को जल्द अपने घर पहुंचना था, लेकिन अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक जो जांच है वो पूरी नहीं होगी तब तक यात्रियों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और कुछ ट्रेनों के यात्री जो हैं वो लगातार कतार में नजर आए, क्योंकि बीएमसी के तरफ से जांच के लिए जो टीम लगाई गई है वो कम पड़ रही है। बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना से प्रभावित दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से मुंबई आए यात्रियों की बीएमसी मेडिकल टीम द्वारा जांच जो है वो की जा रही है। तो आपको बता दें, मुंबई से आने वाले लोगों की जो जांच है वो की जा रही है। कोरोना टेस्ट के लिए जो तमाम यात्री हैं वो तैयार रहें, क्योंकि अगर बाहर के राज्यों से आ रहे हैं तो यहां पर आकर जो कोरोना का टेस्ट है वो करवाना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार फ्लाइट बोर्डिंग से 72 घंटे पहले का रिपोर्ट मान्य है और ऐसे में अगर किसी के पास पहले से रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें लैब में जाकर अपने खर्च पर कोरोना टेस्टिंग करवाने की बातें जो है वो भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, सड़क के रास्ते महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले दूसरे राज्य के लोगों को बॉर्डर पर रोककर रैंडम चेकिंग करते हुए उनके शारीरिक तापमान की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार तापमान की जो जांच है वो की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं कारगर साबित भी हो रहे हैं और जल्द ही कोरोना के पॉजिटिव मामलों में कमी आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से मुंबई में भी रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव केस में उछाल आया है, जिससे चिंतित राज्य सरकार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए
दिल्ली और मुंबई के बीच विमान और ट्रेन सेवा बंद करने पर भी विचार कर रही है। और जिस तरह से मीटिंग हुई और उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर विचार भी किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी लहर ने कई लोगों को मौत की नींद में सुला दिया। अभी तक वैक्सीन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के बढ़ते असर को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए, लेकिन बाहरी यात्रियों से मुंबई में जो खतरा है वो बढ़ चुका है। इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए लकी जी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि दूसरी लहर जब आएगी वो सुनामी भी हो सकती है, इसको लेकर एहतियातन महाराष्ट्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि देश के 4 राज्यों से, राजस्थान, गोवा और उड़ीसा और अन्य राज्यों से जो लोग भी मुंबई से बाहर से अंदर आएंगे, ट्रेन द्वारा उनके सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको जो है अंदर मुंबई में आने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह से लगातार जो है जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि कोई भी शख्स जो है बिना मास्क के मुंबई से बाहर न जाए या मुंबई के किसी भी कोने में जाए, वो मास्क पहनना ही चाहिए। चेहरे से मास्क हटा मतलब 200 रुपए की फाइन, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में देख के लगाई जाए या फिर एहतियातन सामने प्रत्यक्ष रूप में। तो महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो है कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी मुस्तैद है। वहीं एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से मुंबई करो को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर जो आएगी वो सुनामी भी हो सकती है, उसको लेकर हर शख्स, हर इंसान, हर मुंबई करो की जिम्मेदारी होगी। इस जिम्मेदारी के तहत लगातार जो है सजग होना होगा। बिना जरूरत के बाहर निकलना, बेहद जरूरत रहे तो ही निकलिए, अन्यथा न निकलिए। और कामकाजों को भी लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश करें कि ज्यादा से कम लोग जो है दफ्तर में जाए और अपने अपने कामों को अंजाम। सत्यप्रकाश, मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी अपने स्तर पर रेल, रोड और फ्लाइट से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है। खासतौर से मुंबई में लॉक पड़े घरों पर भी बीएमसी नजर रखे हुए है। तो वहीं दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। तमाम रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई? देखिए लेकिन कल जो है मुंबई मनपा ने जो है कोरोना की जो प्री टेस्टिंग होती है, ऑक्सीजन लेवल और एंटीजन लेवल की टेस्टिंग की जा रही थी। करीब 30,000 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। इन 10 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव, उसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि मुंबई में कोरोना बढ़ने की जो आशंका है वो काफी प्रभावी हो सकती है। उसको लेकर अब एहतियातन आज एक मीटिंग रखी गई, उसमें फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से आगे का कदम उठाया जाएगा। हालांकि कल पहला दिन था, जिस तरह से मुंबई के बोरीवली की बात की जाए, वसई इलाके की बात की जाए, या दादर की बात की जाए, या फिर कुर्ला स्टेशन की बात की जाए, जहां पर अक्सर जो है एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल ट्रेनें मुंबई में आती है, वहां पे लगातार जांच की गई। जांच के दौरान जो है मुंबई के बोरीवली में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं मुंबई के दादर इलाके में 5 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे तमाम इलाके सब मिला के 10 कोरोना पॉजिटिव जो है उन शख्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो मुंबई के बाहर से आए हैं। तो जाहिर तौर पर इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो कहीं आने वाले समय में जरूर मुंबई करो के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार अब जो है और कड़े कदम उठाने की कोशिश में है। हालांकि आज इसके लिए एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में साफ हो पाएगा कि किस तरह से आगे की जो जांच होगी और किस लेवल पे जांच की जाएगी। लेकिन इस जांच के दौरान ये भी देखा गया कि लगातार जो है हर रेलवे स्टेशनों पे काफी लंबी भीड़ लग गई, क्योंकि इतने जल्दबाजी और इतने जल्दी समय में इस तरह से सबका जांच होना संभव नहीं है। ऐसे में कल देर रात जब जो ट्रेनें आई थी उनकी भी जो है जांच अभी तक नहीं हो पाई है। अभी भी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पे मुश्किल भरा वक्त है जो मुंबई में आते हैं। तो तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार को अभी जो है इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है। सत्यप्रकाश, बाहरी राज्यों से मुंबई को खतरा बढ़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन की अगर बात करें या फिर रेलवे की बात करें तो हर रोज कितने यात्रियों की कोरोना जांच करने की व्यवस्था की गई है और अब तक कितने लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है?
देखिए, जिस तरह से कल जानकारी बीएमसी अधिकारी ने दिया कि कल के दिन में 20,000 लोगों की जो है जांच की गई थी, जिसमें 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं 9,735 लोग ऐसे हैं जिनको स्क्रीनिंग के अलावा जो है उनका कोरोना एंटीजन भी टेस्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर आंकड़े बेहद कम हैं, लेकिन अब टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह से मुंबई में लाखों की संख्या में लोग मुंबई के बाहर से लोग अंदर आते हैं, ऐसे में महाराष्ट्र और मुंबई की जो मनपा है उसको भी मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जांच की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर तौर पर भीड़ भी लगेगी और भीड़ की वजह से भी कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका हो सकती है। सत्यप्रकाश, मुंबई में जिस तरह से देर रात जो ट्रेनें आ रही है उसमें जो यात्री आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच के लिए ऐसी खबरें आई थी, जो टीम है, जांच टीम है, वो कम पड़ रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए जाहिर तौर पर मैं अभी यही बता रहा था कि जिस तरह से मुंबई में महज 20,000 लोगों की टेस्टिंग हुई, जबकि आने वालों की संख्या लाखों में है। तो ऐसे में अगर मनपा अपनी जो है जांच टीम है उसको नहीं बढ़ाती है तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार स्टेशनों पे भीड़ देखी जा रही है। जहां जहां टेस्टिंग हो रही है वहां भीड़ लगे, लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार कतारबद्ध में खड़े हैं। 3-3, 4-4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद एक शख्स की टेस्टिंग होती है। तो जाहिर तौर पर इस तरह से अगर होगा तो काफी लंबा वक्त भी लगेगा, और अगर गैदरिंग होती है, भीड़ होती है तो कोरोना बढ़ने की आशंका भी है। तो जाहिर तौर पर पूरी टीम को जो है मुस्तैद होना पड़ेगा और मनपा को अपनी जांच टीम को जरूर बढ़ाना पड़ेगा। जानना चाहेंगे, लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं जल्द अपने घर पर भी पहुंचना है और तमाम जो सुविधा है वो भी यहां पर ख्याल रखनी है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से लंबी लंबी कतारें अगर नजर आएंगी तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी का डर है वो और भी ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा, और प्रशासन के लिए या फिर महाराष्ट्र सरकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, भीड़ मत बचाओ। भीड़ करने से कोरोना बढ़ सकता है। अब ऐसे में जांच के नाम पे अगर 3-3, 5-5 घंटे लोग इंतजार करेंगे, वहां भीड़ होगी, तो जाहिर तौर पर कोरोना बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मनपा और महाराष्ट्र सरकार को जांच टीम को और बढ़ाना पड़ेगा। वहीं जांच टीम की जो रवैया है उसको कहीं ना कहीं डिजिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग कोरोना संक्रमण पाए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आने वाले दिनों में भी कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में। हालांकि मौत दर काफी कम हो गई है, 1% हो गई है, जबकि 3% थी। तो ये काफी अच्छी खबर जरूर है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आम इंसानों को अलावा जो है तमाम जो जागरूक नागरिक है उनको भी इस पूरे मामले में जो है महाराष्ट्र सरकार की जरूर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात बरतने की यहां पर आवश्यकता है। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।